नमस्कार विद्यार्थियों, स्वाध्याय विद्यापीठ के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात करेंगे राजस्थान की राज्यवस्था। और राजस्थान की राज्यवस्था का अपन ने जो पार्ट 01 यानी कि 1 नंबर पार्ट अपन पहले कर चुके हैं। आज अपन करेंगे भाग नंबर 2। और भाग नंबर 2 यानी कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है राज्य विधानमंडल। और पहले वाले वीडियो में अपन ने यहाँ तक देखा था कि राज्य विधानमंडल की थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखी थी। और पृष्ठभूमि के साथ साथ में अपने ये देखा कि अनुच्छेद 168 के बारे में क्या उल्लेख है और उसके बाद में आर्टिकल 169 में क्या लिखा गया है। तो राजस्थान की राज्यवस्था और राजस्थान की राज्यवस्था में अपन जो देखा था कल यानी कि पीछे वाले वीडियो में, जिसमें ये देखा था अनुच्छेद 168 जिसमें यह लिखा गया राज्य विधानमंडल और अनुच्छेद 169 यानी कि विधान परिषद का सृजन व इसकी समाप्ति। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 170। और अनुच्छेद 170 में क्या लिखा गया है? विधानसभा की संरचना व गठन। यानी कि अनुच्छेद 170 में क्या लिखा गया है? विधानसभा की संरचना व इनका गठन किस प्रकार से होता है। ठीक है, विधानसभा की संरचना के बारे में अगर देखा जाए तो विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? यानी कि विधानसभाएं अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, और इसी प्रकार से विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है। यानी कि विधानसभा में अधिकतम सीटें अगर बात करें तो कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। अगर अपन बात करें तो अधिकतम सीटें 500 है, न्यूनतम कितनी है? 60 है। हालांकि 60 के कुछ अपवाद भी हैं। जैसा कि अगर बात करें तो एक आपका गोवा है, एक आपका मिजोरम है, एक आपका सिक्किम है और एक आप पुदुचेरी है। यानी कि सामान्यतः क्या होगा कि विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन इस 60 के कुछ अपवाद भी है। जैसा कि गोवा के अंदर कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें। और पुदुचेरी की अगर बात करें तो कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। ठीक है, अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। राजस्थान के बारे में अगर देखा जाए तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान की अगर बात करें तो राजस्थान में कितनी वर्तमान में? 200 सीटें हैं। अब ये 200 कब हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी, इस प्रथम विधानसभा में सीटों की संख्या थी 160। यानी कि प्रथम विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 160। दूसरी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई? 176। चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी? 184। और छठी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी? 200। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। लेकिन ये 200 कब हुई थी? ये छठी विधानसभा में हुई थी। और छठी विधानसभा से लेकर वर्तमान, यानी कि ये वर्तमान में कौन सी चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है।
16वीं विधानसभा तक लगातार कौन सी सीटें चल रही है? 200 सीटें ही चल रही है। अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। 60 है, कुछ अपवाद भी अपन देखे और राजस्थान के संदर्भ में भी अपन देखा कुछ। विधानसभा के संदर्भ में और अगर बात करें अपन, तो इन सीटों यानी कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा? यानी कि निर्वाचन विधि, निर्वाचन विधि की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 328 के तहत प्रत्यक्ष विधि द्वारा किस आधार पर चुनाव होगा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार के आधार पर, यानी कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वो होगा अनुच्छेद 328 के तहत प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार के आधार पर। सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार की अगर बात अपन करें तो न्यूनतम मत देने की उम्र, यानी कि न्यूनतम मत देने की जो उम्र जो थी पहले कितनी थी? पहले जो थी वो 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। लेकिन एक संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1988। इसके द्वारा क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में क्या है? 18 वर्ष है। यानी कि सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार और मत देने की न्यूनतम उम्र पहले 21 वर्ष थी, जैसे 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया की अगर बात करें तो, यानी कि निर्वाचन विधानसभा के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया, और निर्वाचन प्रक्रिया द फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अग्रता ही विजेता। जिसको बहुमत मिला वो क्या हो गया? विजय हो गया, जीत गया। यानी कि निर्वाचन विधि प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। और निर्वाचन प्रक्रिया कौन सी है? अग्रता ही विजेता। विधानसभा की अपन बात कर रहे हैं, विधानसभा का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 170 है। और अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। राजस्थान की कितनी है? 200 है। और 200 कब से है? ये 6ठी विधानसभा से है। ठीक है। उसके बाद में विधानसभा में निर्वाचन की विधि कौन सी है? निर्वाचन की विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि है। सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार के आधार पर इनको मत मिलते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो न्यूनतम उम्र जो थी वो 21 वर्ष। ठीक है। और 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या कर दिया? इसको 18 वर्ष कर दिया। निर्वाचन प्रक्रिया कौन सी है? निर्वाचन प्रक्रिया है द फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी कि अग्रता ही विजेता। एक बात को समझना, यहां में हालांकि अनुच्छेद 170 अभी तक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसको जरूर थोड़ा सा ढंग से समझना। एक आर्टिकल आपका आता है अनुच्छेद 330। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में यह लिखा गया है कि लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में एससी और एसटी की जो सीटें हैं वो क्या रहेगी? आरक्षित रहेगी। बात को समझ गए मेरी? अनुच्छेद 330 में यह लिखा गया है कि लोकसभा में एससी एसटी की सीटें क्या रहेगी? आरक्षित रहेगी, अनुच्छेद 330 के तहत। यह संसद की बात कर रहा हूं मैं अभी एक बार। और लोकसभा के अंदर एससी की कितनी सीटें आरक्षित है? जो आज के भी है। कितनी है? 84। और एसटी की कितनी है? 47। मेरी बात को समझे? यानी कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। जो एससी की सीटें कितनी आरक्षित है? 84 है। और एसटी की कितनी है? 47 है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक आपका अनुच्छेद आता है
331। 331 में क्या उल्लेख कर रखा है? 331 में यह उल्लेख कर रखा है कि लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय को क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता था। समझ गए बात को? यानी कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय को क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता था। अब मैं विधानमंडल के संदर्भ में चलने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। अनुच्छेद 332 में क्या उल्लेख कर रखा है कि विधानसभा में एससी और एसटी के लिए क्या रहेगी? सीटें आरक्षित रहेगी। क्या रहेगी? यानी कि अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। कितने रहेगी? एससी के लिए 34 और एसटी के लिए कितने रहेगी? 25 सीटें, जो आज भी है। इसके आगे और चलना थोड़ा सा। अनुच्छेद 333 में क्या उल्लेख कर रखा है? 333 में यह कर रखा है कि विधानसभा में अगर राज्यपाल चाहे, कौन चाहे? अगर राज्यपाल चाहे तो एक सदस्य को जो क्या होना चाहिए? आंग्ल भारतीय होना चाहिए। क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। समझे मेरी बात को? दोबारा देखो एक बार थोड़ा सा। यानी कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित है, जिसमें से 84 एससी की है और 47 किसके लिए है? एसटी के लिए। इसी प्रकार 331 में लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था। अनुच्छेद 332 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 332 में यह लिखा गया है कि विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित होगी, और कितनी होगी? यानी कि एससी के लिए 34 और एसटी के लिए कितनी होगी? 25 सीटें आरक्षित रहेगी। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 333 में यह लिखा गया है कि विधानसभा के अंदर राज्यपाल चाहे तो एक सदस्य जो आंग्ल भारतीय होना चाहिए उसको क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। यह पिक्चर थी पहले की, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है इसको भी समझना जरूरी है। मैंने क्या बताया, क्योंकि विधानसभा कर रहे हैं अभी तक अपन, और विधानसभा का अनुच्छेद कर रहे हैं 170। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अंदर ये दोनों शामिल हो जाएंगे। इनकी विधानसभा में एससी के लिए सीटें कितनी है? 34, और एसटी के लिए कितनी है? 25 सीटें हैं। ठीक है, अब समझना। एक संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन 2019, जो प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी हुआ था 25 जनवरी 2020 से। इसने क्या कहा? 104वां संविधान संशोधन 2019 जो 20 के अंदर क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया? इसमें यह किया कि नंबर एक बात, जो लोकसभा के अंदर दो आंग्ल भारतीय कौन मनोनीत कर रहा था? राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा था। उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि लोकसभा के अंदर दो आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति पहले मनोनीत कर सकता था, उसको क्या कर दिया? निष्प्रभावी बना दिया। और दूसरा सबसे बड़ा जो परिवर्तन था, परिवर्तन यह था कि एक आपका आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल 330, ठीक है, और एक आर्टिकल 332 के तहत किसमें? लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर एससी एसटी का जो राजनीतिक आरक्षण था, यानी कि जो एससी एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो थी 10 वर्षों के लिए, क्योंकि हमेशा वो 10 वर्षों के लिए होती है।
और उनका जो आरक्षण की जो समय सीमा थी वो 25 जनवरी 2020 को क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि ये संशोधन लाया गया और SC ST के राजनीतिक आरक्षण को आगे 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यानी कितनी, कहां तक कर दिया, 2030 तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसने SC ST की जो राजनीतिक आरक्षण यानी कि जो सीटें आरक्षित थी उनको तो क्या कर दिया, 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल जो मनोनीत करने की शक्ति आंग्ल भारतीय के संदर्भ में थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मनोनीत करने की शक्ति, ध्यान रखना, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, आंग्ल भारतीय को केवल समाप्त किया गया है। सामान्य भारतीय तो आज भी मनोनीत हो रहे हैं, क्योंकि इस चीज को भी समझना थोड़ा सा। जैसे अपन ने देखा था कि लोकसभा के अंदर अनुच्छेद 331 के तहत कितने आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय। लेकिन राज्यसभा के अंदर वर्तमान के अंदर 80 का भाग 3 के तहत कुल 12 सदस्य आज भी राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, जिसको क्या होना चाहिए, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का क्या होना चाहिए, विशेष अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब है कि लोकसभा के अंदर जो 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति पहले मनोनीत करता था उसको समाप्त किया है। राज्यसभा के अंदर 80 का भाग 3 के तहत 12 सदस्य आज भी राज्यपाल मनोनीत करता है, लेकिन वो आंग्ल भारतीय नहीं है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो विधानसभा की, अगर बात करें, विधानसभा के अंदर 1 आंग्ल भारतीय अनुच्छेद कौन से के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल क्या करता था, मनोनीत करता था, जो क्या था पहले आंग्ल भारतीय। इसको तो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन विधान परिषद के अंदर, किसके अंदर, विधान परिषद में अनुच्छेद 171 का क्लोज बी के तहत आज भी राज्यपाल 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। क्या करता है भाई, मनोनीत करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर आज भी राज्यपाल और राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन आंग्ल भारतीयों को नहीं करते हैं। समझ गए मेरी बात को? इस चीज को थोड़ा सा और ढंग से समझना। अपने देखा था कि 300 यानी कि 331 में लोकसभा के अंदर है और राज्यसभा में 80 का भाग 3 के तहत है। इधर अगर बात करें तो कौन सा अनुच्छेद है, 333 में विधानसभा के अंदर 1 आंग्ल भारतीय और विधान परिषद में 171 का भाग भी 1/6 सदस्य जो आज भी राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। मेरी बात को समझ गए? यानी कि विधानसभा की कहानी अपन पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। विधानसभा में वापस से देख लो थोड़ा सा क्या पढ़ा है अपन ने, ठीक है। निर्वाचन विधि, प्रत्यक्ष विधि, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर। उसके बाद में न्यूनतम मत देने की उम्र 21 वर्ष थी, कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। इसके बाद राजस्थान कितनी है, 200 है। निर्वाचन प्रक्रिया, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि अग्रता ही विजेता। इसके बाद में अपन ये देखा विधानसभा में कि विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित है, जिसमें कितनी है, SC के लिए 34 है, ST के लिए कितनी है, 25 है। उसके बाद में अपने क्या देखा, अनुच्छेद 333 में विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्य को आंग्ल भारतीय होना चाहिए, उसको मनोनीत कर सकता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन आया और 104वां संविधान संशोधन में 2 परिवर्तन हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, 104वां संविधान संशोधन 2019 जो 25 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 2 परिवर्तन किया इसने। नंबर 1 परिवर्तन कौन सा किया है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, ठीक है, और विधानसभा में जो 1 आंग्ल भारतीय था उसको तो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित थी
और विधानसभा में जो SC ST के लिए सीटें आरक्षित थी, यानी कि जो राजनीतिक आरक्षण था, उनको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक क्या कर दिया, उनको बढ़ा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अपने क्या देखा था, अनुच्छेद 168 राज्य में एक विधानमंडल होगा, अनुच्छेद 169 जिसमें यह लिखा गया है कि विधान परिषद का किस प्रकार से सृजन किया जाएगा और किस प्रकार से उसको समाप्ति की जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 170 में क्या देखा अपन ने कि विधानसभा का गठन किस प्रकार से होगा, उसकी संरचना क्या रहेगी। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अनुच्छेद 171 के बारे में। अनुच्छेद 171, इसमें क्या लिखा गया है, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, इस चीज को समझना, यानी कि अनुच्छेद 171 में क्या लिखा गया है, विधान परिषद की संरचना। ठीक है। विधान परिषद की संरचना की अगर बात करें तो विधान परिषद में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, ठीक है, और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है, न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है। अधिकतम की अगर बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है जो आपका संबंधित राज्य है, क्या लिखा गया है, संबंधित राज्य की जो विधानसभा है, यानी कि संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3। जैसा कि राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं, 200 सीटों का 1/3 जितना भी होगा वो विधान परिषद की अधिकतम सीटें होगी। और इसी प्रकार से न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। इसमें भी वो सेम कहानी, दो चीजें आपने देखा था कि विधानसभा में निर्वाचन की विधि प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी होगी, अग्रता ही विजेता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, विधान परिषद में क्या लिखा गया है, यानी कि निर्वाचन की, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की विधि, और निर्वाचन की विधि अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी, अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, अप्रत्यक्ष विधि। और निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी होगी, निर्वाचन की प्रक्रिया। और निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी होगी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। जो कहाँ काम आती है, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो ही आपकी प्रणाली इसमें रहेगी। यानी कि निर्वाचन विधि कौन सी है, अप्रत्यक्ष विधि, और निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, यानी कि इस विधि के अंदर वरीयता क्रम में क्या दिए जाते हैं, मत दिए जाते हैं। ठीक है। विधान परिषद की अगर बात करें तो अपने ये भी देखा था कि वर्तमान के अंदर राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, 6 राज्य, यानी कि 6 राज्यों की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां अगर बात करें तो विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। कितना होता है, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब ये 5/6 सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते ही हैं। ये जो अभी अपन बात करने वाले, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस चीज को समझना कि विधान परिषद में जो 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कौन कौन से सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मेरे बात को समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
जिसमें से अगर हम बात करें 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो आपके संबंधित राज्य की विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, क्या लिखा मैंने ये लिखा कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, और इसी प्रकार से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय स्वशासन के सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा? स्थानीय स्वशासन के सदस्यों के द्वारा। 1/6 सदस्यों का निर्वाचन, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। 171 का भाग बी के तहत राज्यपाल क्या करेगा? 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा। लेकिन क्या होगा? उनके पास में विशेष अनुभव किस आधार पर? साहित्य। ये ध्यान रखना, क्रम भी है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा यहाँ से। यानी कि जो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, वो किस आधार पर होना चाहिए? क्या होना चाहिए उनके पास में अनुभव? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। क्या? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष अनुभव प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, उनको राज्यपाल क्या करेगा? विधान परिषद में अनुच्छेद 171 बी के तहत मनोनीत करेगा। इसके बाद अगर बात करें तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकधारी लोगों के द्वारा किया जाएगा। और इसी प्रकार से 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के शिक्षक, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। बात आगे समझ में? यानी कि ये जो 5/6 सदस्य और उसके बाद में 1/6 सदस्य, जिसमें से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेंगे? संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य स्वयं करेंगे। इसके बाद में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय स्वशासन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। इसके बाद में 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, लेकिन उनके पास में क्या होना चाहिए? विशेष अनुभव होना चाहिए। इसके बाद में 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकधारी लोगों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अपन राजस्थान में तो है नहीं, तो अपन को पता नहीं है। इसके बाद में 1/6 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। आगे बात समझ में? विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 171 के अंदर है। अधिकतम संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3 हो सकता है सीटें, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। ठीक है। अब अपन जो बात करेंगे अनुच्छेद 172, अनुच्छेद कौन सा है? 172। अनुच्छेद 172 में क्या लिखा गया है? विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल। किनका कार्यकाल? विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल। विधानमंडल के सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें तो इसमें 2 सदन होते हैं विधानमंडल के। ठीक है, कितने सदन होते हैं? 2 सदन। इस बात को समझना
यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। अपने पहले वाले वीडियो के अंदर ये इसके बारे में चर्चा की थी कि जो विधानसभा होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से विधानमंडल का अस्थायी सदन है। कौन सा सदन है? अस्थायी सदन है, ठीक है। यानी कि विधानमंडल का कौन सा सदन अस्थायी है? विधानसभा अस्थायी सदन है। अब जब अस्थायी सदन है, इसका मतलब इसका कार्यकाल होगा, और कार्यकाल कितना होता है? इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। यानी कि विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन विधानसभा को इनके कार्यकाल से पहले राज्यपाल के द्वारा क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। इस वजह से क्या कहेंगे? अस्थायी सदन कहेंगे। क्योंकि अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत, यानी कि कार्यकाल से पहले, किससे पहले? कार्यकाल से पहले विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, ठीक है। इसी के अंदर यह चीज भी है, ध्यान रखना कि विधानसभा के कार्यकाल को, यानी कि विधानसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपात के समय, कब? राष्ट्रीय आपात के समय एक एक वर्ष हेतु क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। मेरी बात को समझना, विधानसभा अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि अनुच्छेद 174 के तहत कार्यकाल से पहले क्या किया जा सकता है? इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। इसका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की अगर बात करें तो इनके कार्यकाल को राष्ट्रीय आपात के समय एक एक वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है। और ये जब बढ़ाया जाएगा तो जैसे ही राष्ट्रीय आपात समाप्त होगा और समाप्त होने के 6 माह तक ये इसकी वैधता रहेगी, उसके बाद में इसके चुनाव करवाने अनिवार्य होंगे। इसी के अंदर ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कि राजस्थान की विधानसभा की अगर बात करें, जैसे राजस्थान की विधानसभा की अगर बात करें तो राजस्थान की विधानसभा थी कौन सी? 5वीं। इस 5वीं विधानसभा का कार्यकाल क्या किया गया था? बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए। क्योंकि 5वीं विधानसभा का कार्यकाल था आपका 1972 से लेकर 1977 तक, ठीक है। और उसका कार्यकाल कब से कब कर दिया? 1972 से 1978 तक कर दिया, ठीक है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 174 के तहत इसको क्या किया जा सकता है? समय से पहले भंग किया जा सकता है। इसके बाद में कार्यकाल को राष्ट्रीय आपात के समय एक एक वर्ष हेतु क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि राजस्थान की 5वीं विधानसभा थी, और 5वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था सामान्यतः वो था 1972 से 1977 तक। लेकिन इसको कार्यकाल को जब बढ़ाया गया था तो 1972 से क्या कर दिया? 1978 कर दिया, ठीक है। तो विधानसभा का कार्यकाल तो ये है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है भाई? स्थायी सदन है। इसका मतलब इसका कार्यकाल तो होता नहीं है, क्योंकि स्थायी सदन है तो कार्यकाल होता ही नहीं है। विधान परिषद का कार्यकाल होता नहीं है। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और 1/3 सदस्यों क्या हो जाता है? और 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। समझ गए बात को?
यानी कि विधान परिषद का कार्यकाल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये स्थायी सदन है। ठीक है। और अपने पहले वाले वीडियो में ये भी बात की थी कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/, यानी कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य नए निर्वाचित हो जाते हैं। बात आ गई समझ में? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है आपका 172। 172 में क्या लिखा गया है? विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल, जिसमें विधानसभा का तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, और विधान परिषद का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। अब जो बात करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 173 के बारे में। अनुच्छेद 173 क्या लिखा गया है? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। क्या लिखा गया है? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। इसमें थोड़ी सी बात को ढंग से समझना। अनुच्छेद 173 का क्लोज 1 क्या कहता है? इसमें 2 बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई है? नंबर 1 बात यह है कि विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 173 का भाग 1 क्या कहता है? कि भारत के विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद में, और विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी? 3री अनुसूची के तहत उनको क्या करनी होगी? शपथ ग्रहण करनी होगी। क्या करना होगा उन्हें? शपथ ग्रहण करनी होगी। यानी कि अनुच्छेद 173 के अंदर 2 बातें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 173 1 जो है उसके अंदर नंबर 1 बात यह लिखी है कि विधानमंडल के सदस्य भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद में 2 नंबर बात यह लिखी गई है कि विधानमंडल के सदस्यों को भारतीय संविधान की अनुसूची 3री के तहत क्या ग्रहण करनी होगी? शपथ ग्रहण करनी होगी। अनुच्छेद 173 का भाग 2 क्या कहता है? इसमें भी 2 बातें लिखी हुई है। क्या लिखा गया है? कि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 30 वर्ष। इसी प्रकार से आर्टिकल 173 का क्लोज 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है कि विधानमंडल के जो अन्य सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो अन्य योग्यताएं, यानी कि अन्य योग्यताओं का जो निर्धारण है, अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। यानी कि विधानमंडल के सदस्यों के अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। और संसद भी क्या करेगी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा इन योग्यताओं का निर्धारण किया जाएगा। तो बात आई समझ में? बहुत सामान्य सी बातें हैं इसमें। अनुच्छेद 173 में बहुत सामान्य बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं हैं। ठीक है। जिसके अंदर अनुच्छेद 173 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है? कि भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद सदस्य जो है वो उनको 3री अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करनी होगी। उसके बाद क्या लिखा गया है कि 173 का भाग 2 ये कहता है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए।
और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और 173 का भाग 3 यह कहता है कि अन्य जो योग्यताएं हैं उनका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। और संसद जो करेगी वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाएगा। अगला अनुच्छेद कौन सा है? अब समझना थोड़ी मेरी बात को। अपने पढ़ा था कौन सा? अपने ये पढ़ा था कि आर्टिकल 168 में राज्य का विधानमंडल का उल्लेख कर रखा है। अनुच्छेद 169 में अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसको सृजन किस प्रकार से किया जाएगा, और अगर पहले से है तो उसको समाप्त किस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद अपन ये पढ़ा अनुच्छेद 170 में कि विधानसभा का गठन किस प्रकार से होगा, उसकी संरचना किस प्रकार से है, जिसमें अधिकतम सीटें 500 हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। राजस्थान की कितनी थी? 200 थी। फिर अपने पढ़ा था अनुच्छेद 171 जिसमें विधान परिषद की संरचना थी, जिसमें क्या लिखा गया है कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, यानी कि संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। उस फिर अपने देखा था अनुच्छेद 172 जिसमें विधानमंडल के सदस्यों की का कार्यकाल कितना कितना होता है, यानी कि विधानमंडल का कार्यकाल, जिसमें विधानसभा का कितना होगा, क्योंकि वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद जो स्थायी सदन है इसका मतलब कार्यकाल होता नहीं है। फिर अपने क्या बात की थी? अनुच्छेद 173 बात की थी जिसके अंदर विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात की है। अपन ने किसके बारे में बात की है? योग्यताओं के बारे में। अब जो अपन बात करेंगे अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना पहले। अनुच्छेद 174 में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि विधानमंडल का सत्रहूत, इस बात को समझना, यानी कि विधानमंडल का सत्रहूत यानी कि विधानमंडल के सत्र को बुलाना या आयोजित करना। दूसरा शब्द क्या लिखा गया है? विधानमंडल का सत्र समाप्त करना, यानी कि इसे अपन बोलते हैं सत्रावसान। क्या बोलते हैं? सत्रावसान। उसके बाद में क्या लिखा गया है कि विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को क्या करना? भंग करना। बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। क्या लिखा है इसमें? यानी कि अनुच्छेद 174 के तहत विधानमंडल के सत्र को आयोजित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, बुलाया जाता है। उसके बाद में राज्यपाल के द्वारा ही विधानमंडल के सत्र को समाप्त किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में विधानसभा, ध्यान रखना, विधानमंडल के सत्र को समाप्त करना यह राज्यपाल का काम है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विधानमंडल या फिर विधानसभा की बैठकों को स्थगित करना या स्थगन करना, ये राज्यपाल नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद के सभापति के द्वारा किया जाता है। और विधानसभा को क्या करना? भंग करना, जो अभी भी अपन देख के आए हैं। इसको समझना। इसमें अनुच्छेद 174 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है? यह कहता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को क्या करेगा? बुलाना, या फिर क्या करेगा? आयोजित करेगा। समझ गए मेरी बात को? यानी कि विधानमंडल के सत्र को बुलाना या आयोजित करना किसका काम है? राज्यपाल का। अनुच्छेद 174 का भाग कौन सा? 1 के तहत, ठीक है। और ये जो सत्र होता है, ये जो सत्र है, यानी कि 2 सत्रों के मध्य, कितने सत्रों के मध्य? 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भारतीय संविधान के अनुसार 1 वर्ष में कितने सत्र होंगे? 1 वर्ष में 2 ही सत्र होंगे। लेकिन वर्तमान में कितने होते हैं? 3 प्रकार के सत्र आयोजित किए जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? यानी कि बजट सत्र, नंबर 1 कौन सा? बजट सत्र। नंबर 2 कौन सा? शीतकालीन सत्र। और तीसरा कौन सा? मानसून सत्र।
समझ गए मेरी बात को? क्या लिखा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाएगा, आयोजित करेगा और 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय संविधान के अनुसार 1 वर्ष के अंदर कितने सत्र हो सकते हैं विधानमंडल के? 2 सत्र ही हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में विधानमंडल कितने सत्र हो रहे हैं? 3 सत्र। कौन कौन से? कौन सा आपका बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और कौन सा आपका मानसून सत्र। ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो सत्र आयोजित किए जाते हैं, इन सत्र की जो सूचना है वो सचिव के द्वारा, किसको? सचिव के द्वारा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, इस विधानमंडल के सदस्यों को 21 दिन पहले देनी आवश्यक है। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले देनी आवश्यक है। अब समझना इस बात को। अनुच्छेद 174 का क्लोज नंबर 2 क्या कहता है? 2 ये कहता है कि राज्यपाल क्या करेगा? विधानमंडल के सत्र को क्या करेगा? समाप्त करेगा। क्या करेगा? समाप्त करेगा। यानी कि इसी के अंदर सारी चीजें हैं। इस बात को समझना। मैंने सबसे पहले क्रम में लिखवाया है, ये ध्यान रखना। 17 हूत यानी कि 174 का क्लोज कौन सा? 1। 17 अवसान यानी कि 174 क्लोज कौन सा? 2। और विधानसभा को भंग करना यानी कि 174 का भाग 3। समझ गए मेरी बात को? अनुच्छेद 174 का 3 क्या कहता है? यानी कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर क्या करेगा? मंत्री परिषद की सिफारिश पर विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? भंग कर सकता है। तो बहुत सामान्य बात है इसमें। अनुच्छेद 174 में सिर्फ 3 बातों का विशेषता याद रखोगे। नंबर 1, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को 17 हूत करेगा यानी कि सत्र को बुलाएगा और 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 174 का जो क्लोज 2 है वो ये कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को क्या करेगा? समाप्त करेगा। और इसी के अंदर क्या लिखा गया है? आर्टिकल 174 का क्लोज नंबर 3 जो राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। फिर से ध्यान देना, मैंने दोनों के अंदर क्या लिखा है? ऊपर 174 का क्लोज 1 के अंदर विधानमंडल का सत्र है, यहाँ पे क्या लिखा है? विधानमंडल का सत्र है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? विधानसभा को भंग कर सकता है। समझ गए बात को? किसको? विधानसभा को भंग कर सकता है, न कि विधानमंडल को। ठीक है। फिर ध्यान देना, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 175। 175 में क्या लिखा गया है? 175 में है कि राज्यपाल का अभिभाषण। लेकिन यहां पर राज्यपाल का सिर्फ अभिभाषण ही नहीं है। राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल विधानमंडल के अंदर संदेश भेज सकता है। क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। संदेश के साथ साथ में क्या कर सकता है? अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण के साथ साथ में क्या कर सकता है? ये संबोधित कर सकता है। विधानमंडल के सत्र को क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है। यानी कि इसके अंदर अनुच्छेद 175 में 3 बातें लिखी गई है। अभिभाषण भी है राज्यपाल का, अभिभाषण, संदेश भी है और कौन से आपका? संबोधित है। बात आई समझ में? यानी कि राज्यपाल का अभिभाषण, संदेश और संबोधित, ये तीनों बात आर्टिकल 175 के अंदर है। अनुच्छेद अगर बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? 176 क्या कहता है? 176। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। क्या है? विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। इस विशेष अभिभाषण की अगर बात करें तो राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सत्र,
दोनों, और दोनों सत्र इसे बोलते हैं समवेत सत्र, यानी कि दोनों जो संयुक्त सत्र होते हैं, यानी कि समवेत सत्र के अंदर क्या कर सकता है, विशेष अभिभाषण दे सकता है। क्या, कौन सा अभिभाषण दे सकता है, विशेष अभिभाषण। कौन से अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 176 के तहत। और ध्यान रखना, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बाद में विधानमंडल के अंदर या सत्ता पक्ष के द्वारा एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। अब यह धन्यवाद प्रस्ताव भी कब लाया जाता है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बाद लाया जाता है, और यह भी सत्ता पक्ष यानी कि सरकार के द्वारा लाया जाता है राज्यपाल का धन्यवाद करने के लिए। यह भी हालांकि अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा था, ध्यान रखना, कौन सा, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, 172, 173, 174 और 175, और लास्ट में कौन सा पढ़ा है, 176। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।